हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर। इसका पीडीएफ आपको रैंकर्स नामा टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। @रैंकर्स नामा आप लगा के टेलीग्राम पर हमको सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको आप ज्वाइन करके डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहा है। सवाल है कि गठन की 20वीं वर्षगांठ का ये प्रतीक बनने जा रहा है वो साल जिस साल भारत अध्यक्षता करेगा। तो ये साल कौन सा है? तो ये साल यही है 2026। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। इसका थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस थीम के साथ, यानी कि इसका जो विषय होगा, ब्रिक्स की अध्यक्षता जिस विषय के साथ करने जा रहा है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको तैयार रखना है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने अभी क्या किया है, आधिकारिक लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया है। 20 साल अभी पूरे हो रहे हैं इसके, और इसका जो विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता, रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। फिर से मैं बता रहा हूं, रेजिलेंस, इनोवेशन और कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी। ब्रिक्स से आप याद कर सकते हैं। ब्रिक्स में अभी जो सदस्य 10 देशों की संख्या है वो 10 है। एक्सट्रीमली सॉरी। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इनसे मिलकर ये ब्रिक्स बना है। उसके बाद मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, ये सब अभी बाद में शामिल हुए हैं। इंडोनेशिया सबसे अंत में, ये इंडोनेशिया। यहां पर 2-3 चीजें आपको और जाननी चाहिए कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स जो शब्द है, सबसे पहले ये शब्द 2001 में आया था और वो थे जिम ओनील। जिम ओनील जिन्होंने ये शब्द गढ़ा था। ये सवाल आपसे पूछा जाता है, जिम ओनील, इन्होंने ये शब्द गढ़ा था। पहला जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो 2009 में हुआ था, और ये जो सम्मेलन हुआ था वो एकातिनबर्ग रसिया में हुआ था। एकातिनबर्ग, और ये कहां, रसिया में हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका जो शामिल हुआ था जब ये ब्रिक्स बना, ब्रिक्स से ब्रिक्स बना, पहले ये ब्रिक हुआ करता था, तो 2010 में ये ब्रिक्स बना था। तो 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ था। आगे हम बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने उपभोक्ता बैंकिंग विभाग का नेतृत्व करने के लिए पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? छोटा सा प्रश्न है, और आप कह सकते हैं इकोनॉमिक जो करंट अफेयर है उसमें ये आता है। अनूप कुमार ये साहा है। कौन है ये? अनूप कुमार साहा, कोटक महिंद्रा बैंक का पूर्णकालिक निदेशक इनको नियुक्त किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 1985 में कोटक कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंस के रूप में हुई थी। अशोक वासवानी कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत में लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के कितने प्रतिशत के रूप में है? काफी बढ़िया प्रश्न है। भारत में अपने लॉजिस्टिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण सुधार अभी चर्चा में है। बहुत बड़े बड़े सुधार यहां पर हुए हैं। तो लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 7.97% तक भारत ने कम कर दिया है। 7.97% तक भारत ने कम कर दिया है। तो 7.97%, ये ध्यान रखिएगा, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि भारतीय रेलवे अब तक कुल 306 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल को मंजूरी प्रदान कर चुका है। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। रसद दक्षता बढ़ाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय रसद नीति 2022 भी उसके बाद में शुरू की है। पीएम गतिशक्ति प्लान आपसे जब भी पूछा जाएगा तो ये याद रखना है कि अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, और 2014 से लेके अब तक 2672 मिलियन टन माल सड़क से रेलवे में स्थानांतरित कर दिया गया। 2014 जब मोदी जी की पहली बार गवर्नमेंट बनी थी, तो सड़क से जो माल परिवहन होता था उसको रेलवे में स्थानांतरित। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ ये होगा, एक तो भार सड़क पर कम हो जाएगा, दूसरी चीज ये है कि रेलवे से जाने पे सस्ती
ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलती है तो चीजों में महंगाई बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। तो आप कहेंगे महंगाई तो बढ़ती ही चली जा रही है। तो भारतीय रेलवे अब तक कुल 306 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल को मंजूरी दे चुका है। यह फैक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 2026-27 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले, इसलिए ये सब प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत एकीकृत योजना, इंटीग्रेटेड प्लानिंग, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा और व्यापकता, प्राथमिकता और अनुकूलन, समन्वय, विश्लेषण और गतिशीलता पर ध्यान दिया जा रहा है। अब आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा, थोड़ा सा टफ सवाल पूछा जाएगा, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि इसके मुख्य पिलर क्या है गतिशक्ति के। पीएम गतिशक्ति का जो मास्टर प्लान है उसके मुख्य पिलर क्या है? तो आप कहेंगे कॉम्प्रहेंसिवनेस, आप कहेंगे प्रायोरिटाइजेशन, आप कहेंगे ऑप्टिमाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, एनालिसिस और डायनेमिक्स, ठीक है। और इसका लाभ क्या है? लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, परियोजनाओं के अनुमोदन में तेजी आएगी और बेहतर आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। आपको कहीं लिखना भी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। कठिन सवाल अगर प्रीलिम्स में पूछा जाएगा तो आप कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड प्लानिंग है, विभिन्न मंत्रालयों को जोड़ा गया है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह सबको जोड़ा गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, जीआईएस आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है ना, सारा डेटा एक साथ। और बूस्टिंग इकोनॉमिक जोन्स, कपड़ा क्लस्टर, फार्मा क्लस्टर, औद्योगिक गलियारे। इसीलिए लॉजिस्टिक जो 306 की यहां पर बात की जा रही थी कि 306 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल को मंजूरी, तो इससे क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेज हो जाएगा, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। शैक्षिक गुणवत्ता और उद्योग संरेखित पाठ्यक्रम पर केंद्रित NITSER की 13वीं परिषद की बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने की है? तो कौन करेगा? इसका शिक्षा मंत्री करेंगे और यह है धर्मेंद्र प्रधान। ये 13वीं बैठक है, इसकी अध्यक्षता धर्मेंद्र प्रधान ने की है। और इसमें जो NITs हैं हमारे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, प्रौद्योगिकी, और IIEST तो कि जो जितनी भी नवाचार, उद्यमिता, ये बातें हैं उन पर जोर दिया गया है, नवाचार पर। देखिए नवाचार किसी भी देश को बहुत आगे ले जाता है, विज्ञान को बहुत आगे ले जाता है। विज्ञान की सबसे बड़ी देन क्या है? नवाचार। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये कहां पर किया? नई दिल्ली में, है ना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की परिषद की 13वीं बैठक की अभी अध्यक्षता की है, ठीक है। और 2007 का अधिनियम है, इसके तहत इन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिला है। और वर्तमान में भारत में कुल 31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, NITs है, NITs, ठीक है। तो ये है IITs के बाद में अगर किसी की बारी आती है तो वो NITs है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 31 इनकी संख्या है। अब इनमें कोशिश क्या की जाएगी कि इसको इंडस्ट्री लेड करिकुलम कमिट इसमें पहुंचाया जाए और उसको लागू किया जाए। बात समझ में आ रही है? जिससे कि इन्वेस्टमेंट का फायदा उठाया जा सके। और इसीलिए उद्योग नेतृत्व वाली पाठ्यक्रम समितियों के गठन की सिफारिश भी इसमें की गई है। 81 नए केंद्रों के हालिया उद्घाटन के बाद दिल्ली में कुल कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित हो चुके हैं? आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो संख्या है वो कितनी हो चुकी है? ये हो गई है 319। दिल्ली सरकार ने अभी 81 और इसमें जोड़ दिए हैं, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी हो गई है? 319। इसमें बहुत ज्यादा कुछ हमको नहीं जानना है, कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो 319 संख्या हो गई है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है मोहल्ला स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाए। 1100 से अधिक केंद्र इसके लिए वो स्थापित करना चाह रही है, जिससे कि मुफ्त डॉक्टर परामर्श मिले, दवाएं मिले, डायग्नोस हो सके, निदान का मतलब डायग्नोस, और योग जैसी निवारक सेवाएं भी प्रदान की जाए। योग पर बढ़ावा देने से क्या होता है? बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो इनसे सही हो जाती हैं। आप एक्सरसाइज करिए, योग करिए। तो वही आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम पहले आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र था और अभी हाल में इसका नाम बदला गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आरोग्य मंदिर का पुराना नाम क्या था? तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र से अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना है। तो ये नाम याद रखिएगा। हाल ही में कुमार संगकारा को पीछे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए?
और ये विराट कोहली हैं। 2026 में ये रिकॉर्ड इनका भी बना है। 28,016 रनों के रिकॉर्ड को इन्होंने पीछे छोड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। अभी ये पीछे किससे हैं? सचिन तेंदुलकर से। सचिन तेंदुलकर अभी 34,357 रनों के साथ अभी शीर्ष पर है और इनका अभी रन इनसे 6,000 के करीब कम है। कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50 वनडे शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं, है ना। 624 पारी में ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। सचिन तेंदुलकर के नाम अगर फैक्ट आपसे पूछा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 100 शतकों का रिकॉर्ड इनके पास है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतकों का रिकॉर्ड अगर किसी के पास है तो सचिन तेंदुलकर के पास है। ये आप ध्यान रखेंगे। 13 जनवरी को मनाए जाने वाले फसल उत्सव लोहड़ी में किस पंजाबी लोक नायक की स्मृति में पारंपरिक गीत गाए जाते हैं जिन्होंने सम्राट अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। लोहड़ी मनाई जाती है ना, और वहां पर गीत गाए जाते हैं दुल्ला भाटी की स्मृति में। कौन थे ये? दुल्ला भाटी। ये पंजाबी लोक नायक थे जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर के शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। पंजाब का रॉबिन हुड भी इनको कहा जाता है क्योंकि वे अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करते थे। रॉबिन हुड की संज्ञा उन्हीं को दी जाती है जो गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन करते कैसे हैं? अमीरों को लूटते हैं। तो माना जाता है कि अमीरों ने जो पैसा इकट्ठा किया है गलत तरीके से इकट्ठा किया है, अगर उनका पैसा विकेंद्रीकृत हो रहा है तो ये अच्छी चीज है, ऐसा माना जाता है। लोहड़ी उत्तर भारत विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में एक फसल पर्व, फसल उत्सव के तौर पर यह मनाया जाता है। मकर संक्रांति के एक दिन पहले सूर्य के उत्तरायण होने के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। हम लोगों के यहाँ मकर संक्रांति, जिसको खिचड़ी के तौर पर आप मनाते हैं। तो पंजाब का रॉबिन हुड एक सवाल ये यहाँ पर बन सकता है। और जालंधर में एक कार्यक्रम हुआ था धिया दी लोहड़ी, तो उसमें 5100 नवजात बच्चियों को अभी सम्मानित किया गया है। इसी कारण से ये सारी चीजें चर्चा में रही हैं। और अगर आपसे स्टेट पूछा जाए तो ये पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी इसको मनाया जाता है ना। हिमाचल प्रदेश में भी अगर आपसे दे दिया जाए, पूछ लिया जाए आपसे, तो आप इसको तैयार रखेंगे। विश्व बौद्धिक फाउंडेशन द्वारा शुरू किए जाने वाले जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में कितने देशों को कवर किया गया है? बढ़िया प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये नई अभी शुरुआत है। 19 जनवरी को जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक लॉन्च करने वाले हैं अभी ये लोग। कब लॉन्च होगा? 19 जनवरी को जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक, और इसमें 154 देशों को शामिल किया गया है। कितने देशों को? 154 देशों को शामिल किया गया है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी वो ये है कि यह सूचकांक 3 आयामों पर आधारित होगा: आंतरिक, पर्यावरणीय और बाहरी उत्तरदायित्व। इन 3 मुख्य आयामों पर यह आधारित होगा। जेएनयू, आईआईएम मुंबई और डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। ये दूसरी मुख्य बात है। किसने विकसित किया है? जेएनयू, आईआईएम मुंबई और डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल जो सेंटर है, इसने मिलकर इसको। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। इन लोगों ने मिलकर इसको तैयार किया है, जेएनयू के, आईआईएम मुंबई के, और तीसरा है डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इनके सहयोग से तैयार हुआ है। और ये 3 चीजें आपसे पूछी जाएंगी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आंतरिक, पर्यावरणीय, है ना, इंटरनल, इन्वायरमेंटल एंड एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो सूचकांक होगा ये डेटा पारदर्शी और वैश्विक स्तर पर जितने भी मान्य स्रोत होंगे वहां से डेटा लेके, मतलब पारदर्शिता करने के लिए यही एक सबसे अच्छा तरीका है कि हम केवल अपना डेटा ना यूज करें, हम बाहर के डेटाज भी यूज करें। तो उस डेटा को लेके इसको तैयार किया गया है। तो 19 जनवरी को यह आएगा जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक। तो 154 देश इसमें शामिल किए गए हैं। किसका क्या स्थान होगा ये उस दिन हमको पता चलेगा। नई दिल्ली में भाषणी समुदाय, भारत के भाषा एआई पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाना विषय पर कार्यशाला किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित की गई?
ये भाषणी समुदाय का आयोजन हुआ है अभी, और इसका आयोजन हुआ है मेटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ये कार्यशाला आयोजित की गई है। एक बहुभाषी शासन, मल्टीलिंगुअल, बहुभाषी का मतलब मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस और शिक्षा के लिए भाषा बाधाओं को दूर करने के लिए भाषणी समुदाय पर यह कार्यशाला आयोजित की गई है। भाषणी का उद्देश्य एआई का उपयोग करके भारतीय भाषाओं के बीच में रियल टाइम अनुवाद करना, यानी कि कोई कन्नड़ में बोल रहा है और हमको अगर हिंदी चाहिए तो वो तुरंत अनुवाद कर देगा, कोई अंग्रेजी में बोल रहा है और हमको उड़िया चाहिए, हमको मणिपुरी चाहिए, तो वो अनुवाद कर देगा। जुलाई 2022 में डिजिटल इंडिया सप्ताह के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। भाषणी का पूरा नाम क्या है? भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, ये भाषणी का पूरा नाम है। ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसका नाम ध्यान रखिएगा। और स्थानीय भाषा के इंटरनेट लैंग्वेज की बात, यहां पे बाधा क्या आती है? इंटरनेट पे लैंग्वेज की बात आती है। तो स्थानीय भाषा को इंटरनेट पे कैसे लाया जाए, इंटरनेट पर कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए, वो इससे संभव हो पाएगा, क्योंकि मल्टी लैंग्वेज अप्रोच है इसमें ना, इसमें ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अंतिम प्रश्न है, अजीत डोभाल और इमैनुअल बोन की सह अध्यक्षता में 38वां भारत फ्रांस रणनीतिक संवाद हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट है। कहां पर आयोजन हुआ है भारत फ्रांस रणनीतिक संवाद? और इसका आयोजन यही दिल्ली में हुआ है, यह है नई दिल्ली। और अजीत डोभाल और अभी फ्रांस के लोग यहाँ पर आए ही हैं, है ना, तो चांसलर आए, तो उनके साथ में ये इमैनुअल बोन भी आए। इमैनुअल जो बोन है, ये फ्रांसीसी राष्ट्रपति के सलाहकार हैं। तो दिल्ली में इन लोगों की बैठक हुई और दोनों देशों के बीच में सुरक्षा, रक्षा, अंतरिक्ष सहयोग और नागरिक परमाणु साझेदारी पर चर्चा की गई। भारत और फ्रांस के बीच में 2023 में 25 साल पूरे हो गए हैं रणनीतिक साझेदारी के, मैंने आपको बताया था 25 साल पूरे हो गए हैं। बहुत बड़ा एक रिश्ता है। और दोनों देश शक्ति, वरुण और गरुण नामक सैन्य अभ्यास भी आयोजित करते हैं, आप जानते हैं। आपको पता है हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी बात की थी, जिससे अमेरिका अपने को बाहर कर चुका है। लेकिन आप देखेंगे तो कितनी काम की बात इंटरनेशनल सोलर अलायंस में की गई है और कितनी उपयोगिता है इसकी, आप ये समझ सकते हैं। भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से ही ये 2015 में, आईएसए का वैसे मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव में, लेकिन 2015 में फ्रांस और भारत के सहयोग से ही इसकी शुरुआत हो पाई थी। ठीक है। अच्छा, ये भी सवाल पूछा जाता है, जो शक्ति है ये थल सेना का है, जो वरुण है ये नौसेना का है, और जो गरुड़ है ये वायुसेना का है। ये अभ्यास किए जाते हैं। एक सवाल और आपसे बन सकता है कि जो फ्रांस है वो भारत का प्रमुख रक्षा भागीदार है, और जो हमारे यहाँ राफेल है, राफेल जो विमान है वो फ्रांस से ही तो हमने खरीदे थे। राफेल जो विमान है वो फ्रांस से हमने खरीदे थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर आपको कैसा लग रहा है आप हमको बता सकते हैं। आप इसको अन्य लोगों तक पहुंचाइए, इसको शेयर करिए, हमारे पोस्ट पे जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उसका जवाब दीजिए। हम कोशिश करते हैं आपके लिए उपयोगी शॉर्ट्स भी डालें, उसको भी आप अपना प्यार प्रदान करें। और मैं चाहता हूं कि अगर ये उपयोगी है तो इसको प्रचारित करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। संडे की आपको रिवीजन क्लास देखना नहीं भूलना है, क्योंकि उस रिवीजन क्लास में पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा, और जल्द ही हम आपके लिए विषयवार रिवीजन का भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्द ही आपके सामने क्लासेस लेकर आए। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। जय हिंद।